वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ट्रेड लिमिटेड। तो क्वेश्चन में काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं जो एक ही ओवरऑल सिनेरियो के साथ लिंक करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM ऑन 10 नवंबर 2015। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास उसमें ये चीज़ है कि एनुअल जनरल मीटिंग थी, टाइमिंग जो है वो बताई हुई है कि कब वो स्टार्ट हुई और डेट बताई हुई है। Certain shareholders have lodged following complaints with the company secretary। और वो जो कंप्लेंट्स आई हैं वो क्या कंप्लेंट्स हैं, लेट्स सी। तो टोटल 6 कंप्लेंट्स हैं और इन कंप्लेंट्स पर ऑब्वियसली हमें वन बाय वन रिस्पॉन्ड करना होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर हर कंप्लेंट की डिटेल में जाएंगे। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ अबव कंप्लेंट्स। यानी हर कंप्लेंट जो है वो हमने अलग अलग उस पर कमेंट करना है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कोर्ट may declare the resolution passed in the above meeting or the entire proceeding of the meeting as invalid। तो जो बी पार्ट है ये तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो रेलिवेंट रूल्स हैं कि कोर्ट में आप पिटिशन का क्राइटेरिया क्या है, कितने डेज के अंदर आपने जाना है, 30 डेज में जाना होता है, और कोर्ट में आपको क्या चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो ये तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट बी को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पार्ट ए में इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को देखना पड़ेगा कि वो कंप्लेंट्स क्या हैं, क्या वो कंप्लेंट्स वैलिड हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमने जिस चीज़ पे कमेंट करना है वो है उनकी वैलिडिटी। तो हमारा जो आंसर है वो वैलिडिटी को फोकस करके होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसमें जनरल रूल ऑफ लॉ और अपनी जो है ना डिस्कशन कर रहे हो। हमें मेन इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि जो कोई भी कंप्लेंट है वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो इस एंगल से हमारे कमेंट्स होंगे। स्टेप वाइज इन कमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो कंप्लेंट 1 है कि नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी। अब इस पे हम लॉ के मुताबिक अगर कमेंट करते हैं तो क्या ये जो कंप्लेंट है ये वैलिड है। तो लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शेल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स एट एनी मीटिंग। तो इसमें एक्सीडेंटल अगर ओमिशन हो जाती है कि किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा जा सका या उन्हें भेजा गया लेकिन उन्हें नहीं मिला, फॉर एग्जांपल कोरियर वाले नहीं पहुंचा सके, पोस्ट के अंदर वो गुम हो गया या कोई इस तरह की रीजन हो गई, तो उसकी वजह से प्रोसीडिंग ऑफ एनी मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होंगी। इनवैलिडेट सिर्फ तब होते हैं जब कोई मटीरियल डिफेक्ट इन द नोटिस वगैरह हो। तो इस हिसाब से अगर देखें कि अगर कंपनी ने नोटिस प्रॉपरली भेजे थे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ भेजे थे, तो फिर शेयर होल्डर की जो कंप्लेंट है वो वैलिड नहीं होगी। तो अल्टीमेटली हमने कमेंट जो है वो वैलिडिटी पर करना है। तो ये फर्स्ट कंप्लेंट में हमारा कमेंट है कि अगर कंपनी ने नोटिस प्रॉपरली भेजे हैं तो फिर शेयर होल्डर की कंप्लेंट वैलिड नहीं है, एक्सीडेंटल ओमिशन या नॉन रिसीट की वजह से मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। सेकेंड कंप्लेंट देखते हैं। सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द शेड्यूल टाइम दैट इज 11 AM। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि मीटिंग शुरू हुई है 11:25 पर। इट बिकेम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। 25 मिनट्स का डिले जो है उसमें मीटिंग इनवैलिड नहीं होती। लॉ के मुताबिक हाफ एन आवर का टाइम फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, अगर कोरम प्रेजेंट ना हो तो मीटिंग को डिसॉल्व या एडजॉर्न किया जा सकता है। क्योंकि मीटिंग 11:25 पर स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि तब कोरम प्रेजेंट हो गया था, विद इन 30 मिनट्स हो गया था। तो मीटिंग वैलिड है और ये जो कंप्लेंट है ये अप्रोप्रिएट या सही नहीं है। तो यहां पर मीटिंग वैलिड होगी। वंस अगेन कंप्लेंट जो है वो वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट 2 कंप्लेंट्स तो जो है वो इनवैलिड हो गई, उनके अगेंस्ट जो है वो आंसर हमने डेवलप कर लिया। नेक्स्ट कंप्लेंट्स की तरफ चलते हैं। तो कंप्लेंट 3 है कि a resolution passed in the meeting was approved by show of hand, however a poll should have been carried out।
तो लॉ के मुताबिक रूल क्या बनता है, किसी भी जनरल मीटिंग में जब एक रेजोल्यूशन होती है तो पहले शो ऑफ हैंड पे डिसीजन होता है अनलेस अ पोल इज डिमांडेड। लेकिन पोल ऑटोमेटिकली नहीं किया जाता, पोल डिमांड करना होता है, क्योंकि पोल या तो चेयरमैन अपनी मर्जी से ले सकते हैं या फिर जो है किसी को पोल डिमांड करना चाहिए, रेलिवेंट उनके पास शेयर होल्डिंग है तो वो पोल डिमांड कर लें। तो कंसर्न शेयर होल्डर शुड हैव डिमांडेड अ पोल ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड एंड नॉट आफ्टर द मीटिंग इज कंक्लूडेड। तो पोल जो है वो डिमांड होना चाहिए या तो शो ऑफ हैंड की वोटिंग से पहले कर दें या उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाए तो उसके फौरन बाद भी कर सकते हैं। मीटिंग कंक्लूड होने के बाद ये कंप्लेंट वैलिड नहीं बनती, इसलिए जो शेयर होल्डर का ये प्रोटेस्ट है ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिस्टर हामिद हु वोटेड फॉर अ रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्रॉक्सी which was deposited at 5:01 p.m. after office hours on 8 November 2015. Since 9 November 2015 was a public holiday, the condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met. अब क्वेश्चन में फर्दर डाटा जो स्टार्ट में था वो ये था कि मीटिंग का टाइम था 10 नवंबर, 11:25 पर वो स्टार्ट हुई और मीटिंग का जो डेजिग्नेटेड टाइम था वो 11 था। तो इस टाइम से 48 आवर्स पहले तक प्रॉक्सी रिसीव हो जानी चाहिए थी, इसके बाद अगर रिसीव हुई है तो वो प्रॉक्सी वैलिड नहीं होगी। तो यहां पर जो हमारे रिस्पांस होगा वो ये होगा कि प्रॉक्सी वैलिड नहीं है। अच्छा, एक तो इसमें ये देखें कि 1 डे जो है, क्योंकि वर्किंग टाइम चाहिए होता है, ये जो पब्लिक हॉलीडे है ये तो वैसे ही निकल गई 9 नवंबर की, और 8 नवंबर को 5:01 PM से जो है ना वो पूरा 24 आवर्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 8 नवंबर को फिर 5 PM से 10 नवंबर को 5 PM पर जाकर 48 आवर्स पूरे होते हैं। तो इनफैक्ट इसमें होना चाहिए था कि 9 नवंबर की डेट तो पब्लिक हॉलीडे की वजह से निकल गई, 8 नवंबर 7 नवंबर को भी 11 AM से पहले वो प्रॉक्सी फॉर्म रिसीव होना चाहिए था, फिर उसको वैलिड कंसीडर किया जाता। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी है वो वैलिड नहीं है बिकॉज इट वॉज डिपॉजिटेड लेस देन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। इट शुड बी नॉट लेस देन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो ये कंप्लेंट जो है ये वैलिड कंप्लेंट है। अभी तक की हमारी 4 कंप्लेंट्स में से ये कंप्लेंट है जो कि वैलिड कंप्लेंट शेयर होल्डर्स की तरफ से आई है। नेक्स्ट कंप्लेंट हम देखेंगे, Mr. Ghulam, who holds 100,000 shares, was represented by 2 proxies, Mr. Qasim 75,000 shares के लिए and Mr. Danish 25,000 share के लिए. So only proxy with 75,000 share was counted for the purpose of voting. तो दोनों प्रॉक्सीज काउंट होनी चाहिए थी, ये कंप्लेंट वैलिड नहीं है। इनफैक्ट जब एक से ज्यादा प्रॉक्सीज अपॉइंट होती हैं तो वो सारी प्रॉक्सीज ही इनवैलिड कंसीडर होती हैं। तो लॉ के मुताबिक अ मेंबर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी टू अटेंड एनी वन मीटिंग, क्योंकि इसमें उन्होंने मोर देन 1 प्रॉक्सी अपॉइंट किए हैं, तो बोथ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, और इनमें से ना 75,000 शेयर काउंट होने चाहिए थे और ना 25,000 शेयर इनके वोट काउंट होंगे, क्योंकि दोनों प्रॉक्सीज जो हैं वो इनवैलिड है। फिर लास्ट कंप्लेंट अब देखते हैं, JKM Limited holding 20,000 shares of the company was represented by Mr. Wahid, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. तो क्या एक पर्सन का जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो उस कंपनी का डायरेक्टर या एम्प्लॉय होना जरूरी है? तो इसका आंसर है कि जरूरी नहीं है, वो किसी भी इंडिविजुअल को ऑथराइज कर सकते हैं। एक कंपनी विच इज मेंबर ऑफ अनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर ऑथराइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ दैट अदर कंपनी। ये इंडिविजुअल डायरेक्टर भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी हो सकता है, और ये इंडिविजुअल अदर पर्सन भी हो सकता है। तो यहां पर मिस्टर वहीद अगर अदर पर्सन भी हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टर या एम्प्लॉय नहीं भी हैं, तो वो तब भी उनका वोट जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। तो ये कंप्लेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं। तो हर कंप्लेंट का हमने रेलिवेंट रूल्स के मुताबिक उस पर जब कमेंट कर दिया, तो अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि कोर्ट क्या प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग को या उसके किसी पार्ट को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। उसमें मेंबर्स की तरफ से पेटिशन होनी चाहिए जो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हो। रीजंस जो हैं वो 2 होंगी कि या तो मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन था नोटिस में, या प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई इरेगुलरिटी थी जिससे मेंबर्स को उनके राइट यूज करने के अंदर रोका गया या वो इफेक्टिवली अपने राइट यूज नहीं कर सके। तो फिर
कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है प्रोसीडिंग और पार्ट देयर ऑफ इनवैलिड, और फिर डायरेक्शन दे सकती है कि फ्रेश जनरल मीटिंग होल्ड की जाए। और इस पेटिशन के लिए जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज ऑफ द इम्प्यून मीटिंग, यानी जो जिस डिस्प्यूटेड मीटिंग, जिस मीटिंग पर डिस्प्यूट है, जिसको इनवैलिड करार देना चाहते हैं, उसके 30 डेज के अंदर कोर्ट के अंदर ये पेटिशन फाइल होनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का आंसर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।